हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। वी आर नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। द myriads of flower that we enjoy gazing at, the scent and the perfume that we swoon over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction। ठीक है, तो सेंट है, परफ्यूम है, जो हमें फ्लावर का अट्रैक्टिव कलर देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर एन ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर्स हमारे लिए बस यूज़ करने के लिए ही नहीं होते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। A look of the diversity of structure of the inflorescence, floral and the flower and the floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of the sexual reproduction। inflorescence जो अलग अलग फ्लावर्स का जो inflorescence होता है, अलग अलग आप देखेंगे कि अलग स्पीसीज का जो inflorescence होता है वो अलग होता है, फ्लोरल पार्ट्स और फ्लावर्स भी अलग होते हैं। ये अडेप्टेशन शो करते हैं। फ्लावर्स का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अडेप्टेशन शो करता है। फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट एंड सीड्स। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है वो फ्रूट और सीड होता है, फ्रूट एंड सीड होता है। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे। और हाँ, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ह्यूमन बीइंग हैव हैड इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस इमेमोरियल। ह्यूमन बीइंग का फ्लावर्स के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड द कल्चरल वैल्यू। फ्लावर्स जो होते हैं वो एस्थेटिक मतलब सुंदरता के लिए, ऑर्नामेंटल सजाने के लिए, सोशल और धार्मिक कार्यों के लिए, कल्चरल वैल्यू मतलब फेस्टिवल्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एट्सेट्रा। फ्लावर्स जो होते हैं एज अ सिंबल यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। To a biologist, flowers are the morphological and the embryological marvel and the site of sexual reproduction। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से फ्लावर जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली जो किसका साइट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इन क्लास 11 यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। क्लास 11 पर हमने फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़े होंगे, फिगर देखे होंगे। फिगर 2.1 में दे रखे हैं। विल हेल्प यू द रिकॉल द पार्ट्स ऑफ द टिपिकल फ्लावर। देख लेते हैं फिगर। चलिए, फिगर में दे रखा है ये जो ग्रीन पार्ट होता है इसको सेपल बोलते हैं। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है इसको पेटल बोलते हैं, पेटल। और ये जो बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, और बेसल पार्ट को बोलेंगे ओवरी। ठीक है, जो कि थैलेमस से जुड़ी होती है। और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे एंथर। एंथर की जो स्टॉक लाइक दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू अ फ्लावर हैज टेक प्लेस। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium। किसी भी पार्ट में अगर फ्लावर जनरेट होते हैं तो प्लांट में बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर में डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्रिमोडियम का। Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flower। Inflorescence के बाद inflorescences are formed which bear the inflorescence के ऊपर क्या बनती है, floral buds बनती हैं, और फिर floral buds किस में कन्वर्ट हो जाता है, flower में कन्वर्ट हो जाता है। In the flower the male and the female reproductive structure, the androecium and the gynoecium differentiate and develop। फ्लावर में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं एंड्रोशियम और गायनोशियम डिफ्रेंशिएट और डेवलप कर लेता है। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द रोल ऑफ स्टैमिन। आप देखेंगे जो स्टैमिन के रोल को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम में क्या होता है, स्टैमिन होते हैं, स्टैमिन के रोल्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग द
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और द गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब देखेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। फिगर 2.2 shows the two parts of the typical stamen. स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं, एक लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको फिलामेंट बोलते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और टर्मिनली ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ये बाइलोब, टू लोब्स दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलेंगे हम एंथर। ठीक है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है, ठीक है, या फिर पेटल से अटैच होता है। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमिन आर द वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज में स्टेमिन की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। इफ़ यू वर टू रिकलेक्ट अ स्टेमिन ईच फ्रॉम 10 flowers you and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। अगर आप 10 flowers के स्टेमिन को कलेक्ट करेंगे और उन्हें स्लाइड पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमिन अंडर a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers। अगर आप उनका डायग्राम को केयरफुली बना लेंगे माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, तो आप देखेंगे कि उनकी जो शेप है और अटैचमेंट ऑफ एंथर है वो अलग अलग फ्लावर्स की अलग अलग होती है। ठीक है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैविंग टू थीका। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और एक एंथर में बाइलोब में क्या होता है, ईच लोब है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड द ईच लोब हैविंग टू थीका। ये बाइलोब्ड होता है और इसमें दो थीका प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइथीकस। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ये ग्रूव होती है जो कि लेंथ वाइज होती है, जो दोनों थीका को सेपरेट करती है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। ठीक है, देखते हैं 2.3 डायग्राम में देखने को मिलेगा कि एंथर में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर के जो ट्रांसवर्स सेक्शन हम करेंगे, आगे डायग्राम दे रखा है उसमें देखेंगे कौन कौन से टिश्यू है इसमें। द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। इसका जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जब इसका हम टीएस करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एकदम अलग दिखने को मिलता है। ठीक है, द एंथर इज 4 साइडेड। एंथर कैसा होता है, 4 साइडेड, इसलिए इसको टेट्रागोनल बोलते हैं स्ट्रक्चर, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। ईच लोब में कितनी, 2। ठीक है, तो पूरी माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकेम पॉलन सैक। ये माइक्रोस्पोरेंजिया ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलपमेंट होता है और ये पॉलन सैक बना लेती हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। ये क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूडनली पूरे में लॉन्गिट्यूडनली होती हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। Structure of microsporangium in a transverse section, a typical microsporangium appears near the circular in outline। अगर हम TS करके देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो एक सर्कुलर आउटलाइन दिखाई देगी। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। इसकी जो वॉल लेयर होती है वो इसकी जो लेयर होती है वो 4 वॉल लेयर्स होती है। फिगर 2.3 में दे रखा है। पहली सबसे पहली जो वॉल लेयर होती है वो एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड देन टेप्टम। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। जो बाहर की जो 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड द मिडल लेयर, ये क्या करेंगी, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगी। बट द टेप्टम जो होता है वो क्या करेगा, टेप्टम इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। सेल ऑफ द टेप्टम पजेस द डेंस साइटोप्लाज्म। टेप्टम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है और जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होता है, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स called the sporogenous tissue occupied the center of the each microsporangium।
जब एंथर यंग होता है तो उसके सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू, एक होमोजीनस टिश्यू सेल्स जो होते हैं वो उसके मिड में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। As the anther developed, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division। जब एंथर डेवलप्ड होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो मिड में थे उनमें मियोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो क्या बनाने लगती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने लगती है। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल्स जो होती है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड को ओरिजिनेट करने के लिए कैपेबल होती है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक सेल में पोटेंशियल होता है पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल को जनरेट करने का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिससे माइक्रोस्पोर बनते हैं और किसके थ्रू बनते हैं, पॉलन मदर सेल के थ्रू बनते हैं, थ्रू मियोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर आर द फॉर्म आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में रहते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स, ठीक है। एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर मेच्योर और डिहाइड्रेट होता है तो ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो एक दूसरे से डिसोशिएट कर लेते हैं और डेवलप करके क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन्स बना लेते हैं। इनसाइड द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। अगर आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, आर रिलीज्ड आर फॉर्म दैट आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। जब डेहिसेंस मतलब सूख, एंथर जब सूख जाता है मतलब डिस्पर्जल होता है डेहिसेंस, ठीक है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ एंथर्स थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन है कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। इफ यू टच द ओपन anther of the hibiscus or any flower, you would find the deposition of yellow powdery pollen grains on your finger। अगर आप हिबिस्कस या कोई और फ्लावर को टच करेंगे तो आपके फिंगर पे क्या लग जाता है, येलो पाउडरी सब्सटेंस लग जाता है। ये क्या होता है, एक्चुअली पॉलन ग्रेन ही होता है, ठीक है। स्प्रिंकल these grain on a drop of water, take in a glass, slide on or observe under the microscope। आप इस पाउडरी सब्सटेंस को वाटर में डालने के बाद एक ग्लास स्लाइड पे देखेंगे माइक्रोस्कोप में रखकर, ठीक है, तो आपको मिलेगा, यू विल क्लियरली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइजेस, शेप, कलर्स, डिज़ाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। जब आप उनको स्लाइड में देखेंगे तो उनकी अलग अलग स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके साइज, शेप्स और कलर्स में वेरिएशन देखने को मिलेगा। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। कैसे होते हैं, जनरली स्फेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। इट हैज़, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। ये कितने 2 लेयर होती है, पॉलन ग्रेन की 2 लेयर होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये जो आउटर वॉल लेयर होती है, एक्साइन होती है, वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है, विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, और ये रेसिस्टेंस होती है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर दे, इज सो फार नोन। Pollen grain exine has prominent aperture called germ pores where sporopollen is absent। Pollen grain में exine जो होती है वो एक जगह absent होती है, उसको बोलते हैं germ pore, ठीक है। Pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollen। स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से पॉलन ग्रेन्स को हम मतलब प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। द इनर वॉल लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इनर वॉल लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है। इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस। ये कैसी होती है, थिन एंड कंटिन्यूस। वो कंटिन्यूस नहीं थी, कहाँ नहीं थी, जर्म पोर पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट थी, बट ये कैसी है, प्रेजेंट है, मतलब कंटिन्यूस है। मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये किसकी बनी होती है,
सेलुलोज एंड पैक्टिन, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय When the pollen grain is mature, it contains two cells. जब pollen grain mature होता है तो दो cells होती हैं इसके अंदर, vegetative cell and generative cell. Vegetative cell का जो size होता है वो बड़ा होता है और उसमें has abundant food material reserve and a large irregular shape nucleus, और इसमें a large मतलब एक न्यूक्लियस होता है रेगुलर शेप का, ठीक है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जनरेटिव सेल कैसी होती है, स्मॉल होती है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, ठीक है। इट इज स्पाइंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, इसके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains आर द शेड एट द टू सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो उनमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो टू सेल स्टेज का होता है, मतलब वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। इन द रिमेनिंग स्पीसीज मतलब 40% जो रिमेनिंग स्पीसीज है उनमें जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेती है बिफोर पॉलन ग्रेन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। थ्री सेल्ड स्टेज 40% फैमिलीज में होता है, स्पीसीज में होता है, 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में टू सेल 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में टू सेल स्टेज देखने को मिलता है। Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions. Pollen grains, बहुत सारी species के pollen grains क्या होते हैं जो allergies कर देते हैं, ठीक है। In some people often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis, ठीक है। It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came to India as a contaminated with imported wheat, ठीक है, has to become ubiquitous in the occurrence and the cause pollen allergy, ठीक है। पार्थीनियम और कैरट ग्रास जो थी वो इम्पोर्टेड वीट के साथ इंडिया आ गई थी। यूबिक्यूटस होती है मतलब हर जगह मिलती है और क्या करती है, पॉलन एलर्जी शो करती है। pollen grains are rich in nutrients, pollen grains में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। it has become the fashion in recent years to use pollen tablets as a food supplement. grains जो है वो आजकल फैशन बन गया as a food supplement in western countries. A large number of pollen product in the form of tablet, western countries में pollen products जो होते हैं वो tablet के form में मिलते हैं and syrup and available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. Athletes की performance को बढ़ाने के लिए pollen कंजप्शन बढ़ रहा है, ठीक है। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have bring about fertilization. जब ये pollen grains जो होते हैं they have are shed, pollen grains जो होते हैं वो गिर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं और अपनी viability को खो देते हैं if they have to bring about fertilization, ठीक है। How long do you think the pollen grains retain viability, वो अपनी viability को कितने देर तक रखते हैं, ठीक है। मतलब कब तक pollen grains जो होते हैं वो स्टिग्मा पे गिरे रहेंगे तो ठीक रहेंगे, मतलब viability नहीं खोते हैं। The period for which pollen grains remains viable is highly variable and some extent depends on the prevailing temperature and humidity. pollen grains की जो viability का जो period होता है वो अलग अलग species का अलग अलग होता है और वो temperature और humidity पर भी depend करता है। In some cereals such as rice and the wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes. Wheat और राइस के जो प्लांट pollen grains होते हैं वो 30 मिनट्स में अपनी viability खो देते हैं to release होने के बाद। and some members of the Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae they maintain viability for months, और Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी viability महीनों तक भी नहीं खोते। You may have heard to storing semen, sperm of many animals including human for artificial insemination, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए सीमेन स्पर्म को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर pollen grains ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज,
पॉलन ग्रेन्स को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को ईयर्स तक भी स्टोर कर सकते हैं विद लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? -196 डिग्री, और लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसे स्टोर करते हैं। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज एज पॉलन बैंक। ये पॉलन जो होते हैं वो पॉलन बैंक में यूज़ किए जाते हैं, सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। क्रॉप ब्रीडिंग इसी तरह से हम सीड्स को भी क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए।